गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने इंडिगो कल्टीवेटर्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ के फार्मर्स को इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फोर्स कर रहे थे। ओके, तो प्रॉब्लम ये आ रही थी इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ कि जिस टाइम पर या जिस सीज़न पे इंडिगो कल्टीवेट होता था उसी सीज़न पे राइस कल्टीवेट होता था, और राइस बंगाल के रीजन में एक स्टेपल डाइट मानी जाती है इनफैक्ट आज भी, यानी कि जो मेन जो कोर्स होता है उनके फूड का वो राइस ही होती है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हो रहे थे, फार्मर्स इंडिगो उगाने के लिए मजबूर हो रहे थे। एज ए रिजल्ट वो इंडिगो ग्रो करने में उनको मतलब खुश नहीं थे, बिकॉज एक तो उनको रेट्स उस हिसाब से नहीं मिलते थे, फिर जो उनकी स्टेपल डाइट जो राइस होती है वो ग्रो नहीं कर पाते उस दौरान, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आती थी, जो उनको खाने के लिए प्रॉब्लम आती थी। तो ऐसे बहुत सारे फार्मर्स थे जो कि माइग्रेट होके किसी दूसरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री पे जा रहे थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल ना हो। सो इसी दौरान इंडिगो कल्टीवेटर्स कुछ ऐसे थे जिन्होंने रिवॉल्ट किया, मीन्स ऐसे रिवॉल्यूशन किया, रिवॉल्ट किया यानी कि इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई और एक तरीके से आप बोल सकते हो सक्सेस हुए, ताकि इंडिगो कल्टीवेटर्स को कुछ आराम मिले और मीन्स लाइक उन पर उस एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ओके, रिवॉल्यूशन का मतलब ये होता है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल जब एक साथ खड़े होते हैं किसी पॉलिटिकल चेंज करने के लिए और बहुत ही कम समय में पॉलिटिकल चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिवॉल्ट या फिर रिवॉल्यूशन। ओके, आइए जानते हैं क्या हुआ था। रिवॉल्ट टू प्लेस इन बंगाल इन मार्च 1859 subsequent to the famous 1857 mutiny. Thousands of riots started a rebellion against indigo cultivation, which later came to be known as the Blue Rebellion or the Indigo Revolt. मार्च में 1859 से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। 1857 वाला पॉइंट है जब जहाँ पर जो फेमस रिवॉल्ट हुआ था जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया तोप, बहादुर शाह जफर, पूरे इंडिया ने जिन पार्ट्स ने अंग्रेजों के अगेंस्ट या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, अनफॉर्चुनेटली वो रिवॉल्ट इंडियंस हार गए थे और ब्रिटिशर्स जीत गए थे। तो जिसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल आ चुका था। ठीक, उसके 2 साल बाद 1859 में ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, जिसको कि आगे जाके ब्लू रिबेलियन या फिर इंडिगो रिवॉल्ट माना गया। बिकॉज ब्लू रिबेलियन, बिकॉज इंडिगो जो कलर है वो ब्लू कलर का, ब्लू कलर होता है इंडिगो का, इस वजह से इसको ब्लू रिबेलियन के नाम जाना गया, फिर इंडिगो रिवॉल्ट, यानी कि इसमें जो इंडिगो फार्मर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। ओके, रायट्स आर्म्ड विद स्पीयर्स, bow arrows and swords attack indigo factories and planters. They were joined by women folks armed with kitchen implements. The riots refused to pay back the loans taken from the planters and attacked their agents, Gumastas. They boycotted people working for the planters and also swore not to take any other loans from the planters. They also fought against the lathias or the strong welding lathies maintained by the planters for their प्रोटेक्शन। अब क्या होता था कि जो रिच प्लांटर्स थे वो तो इंडिगो कल्टीवेट करते थे, इसके साथ साथ जो ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज थी वहाँ पे इंडिगो जहाँ पे का वो होता था, मीन्स वहाँ पे जहाँ पे इंडिगो जो खेत से का जो हार्वेस्ट होता था उसको वहाँ पे फैक्ट्री में ले जाके उसको जो भी प्रोसेस होती थी वो वहाँ पे कंप्लीट करके फिर वापस प्रॉपर इंडिगो बनाते थे। तो राइट्स यानी कि फार्मर्स जो थे वो उन्होंने हथियार बनाए, जो भी तलवारें थी, वो नैरो थे, ये सब लेके इन्होंने जो फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो प्लांटर्स थे उनकी खेती को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, जो उनके लोकल एजेंट्स थे जिनको उस समय गुमास्ताज बोलते थे, उनके अगेंस्ट उन्होंने मोर्चा खोल दिया। ओके, और कहीं ना कहीं और एक बात का एक और बात बोल दी, जो गरीब फार्मर्स थे, राइटर्स थे, कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने ये बोल दिया कि हम अब इन जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स है या ब्रिटिशर्स से इनसे अब लोन लेना हम बंद कर देंगे। यानी कि जो हमने राइटी कल्टीवेशन का एक नियम पढ़ा था जिसमें कि फार्मर्स को मजबूर किया जाता था लोन लेने के लिए। ओके, और वो लोन उसको इस हिसाब से रिटर्न्स नहीं मिलते थे, मतलब क्रॉप सेल आउट करने का उसको इनकम जनरेट नहीं थी, तो उसको वापस से एक नया लोन लेना पड़ता था पुराने लोन को खत्म करने के लिए। तो ये लोन साइकिल उनकी चलती रहती थी। तो यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम किसी भी प्लांटर से या ब्रिटिशर से लोन ना लेंगे, ना उनको जो भी बचा हुआ लोन अमाउंट है वो हम पे करेंगे, और ना और जो प्लांटर्स थे, इंडिगो प्लांटर्स जो रिच प्लांटर्स थे, इनके खेत डिस्ट्रॉय कर दिए
ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज पर हमला कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय किया। द राइट्स हैड द सपोर्टर ऑफ द विलेज हेडमैन एंड जमींदार एज वेल, और जो विलेज का हेडमैन था उसका भी सपोर्ट था इन राइट्स इन कल्टिवेटर्स को, और विलेजर्स का भी सपोर्ट था। ओके, मैनी हेडमैन वर हैप्पी विथ बीइंग फोर्स्ड टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स बाय द प्लांटर। अब रीजन क्या था हेडमैन्स का, कि हेडमैन्स को भी एक बात का पता चला कि जो जबरदस्ती जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं ये गलत है ना। प्लांटर्स चाहे तो वो कुछ भी ग्रो कर सकते जब उनकी जमीन है, तो काय को जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करवाना है। सो दे गैदर्ड इंडिगो पीजन्स टू बैटल द लाठियाल्स। अब लाठियाल्स वो पर्सन होते थे जो कि खेत की रखवाली करते थे, है ना। लाठियाल्स, जब वर्ड लाठी का मतलब होता है कि जो ऐसे पीपल जो कि खेत की रक्षा करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाठीज, तो वो लाठीज मार के इनको दूर कर देते थे। तो लाठियाल्स के अगेंस्ट पीजेंट्स ने इकट्ठा हुए और उनके अगेंस्ट इनकी लड़ाई भी हुई। द जमींदार्स वर एंग्री विद द प्लांटर्स हु ट्राइड टू ओवरपावर एंड फोर्स देम टू रेंट आवर लैंड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स। अब इस मोमेंट को जमींदार्स ने भी ज्वाइन कर लिया, कि जमींदार्स भी कहीं ना कहीं बाउंडेड थे जो इन इंडिगो प्लांटर्स इन ब्रिटिशर्स से, जो कि मजबूर करते थे कि ज़्यादा समय के लिए रेंट पे ले ले या फिर ज़्यादा टैक्स अमाउंट पे करे। तो ये जमींदार्स भी इनके साइड हो गए। एक तरीके से बोलते कि ब्रिटिशर्स एक तरफ हो गए, जो बड़े जमींदार थे, फार्म हाउस थे, विलेज हैंडमैन था, ये एक तरफ हो गए। उन्होंने इनके अगेंस्ट एक रिवॉल्ट स्टार्ट किया। द बिगिनिंग ऑफ द ब्लू रिवेलियन जस्ट 2 years आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 वर्ल्ड द ब्रिटिशर्स एज दे वर नॉट रेडी फॉर येट अनदर रिबेलियन। अब 1857 में जब वॉर हुआ था उससे ब्रिटिशर्स काफ़ी डरे हुए थे कि वापस से अगर 1859 में अगर वापस से इंडिया की जनता एक हो गई और इन्होंने हमारे अगेंस्ट वापस से वॉर अगर क्रिएट कर दिया तो इस बार हमें शायद अपनी टेरिटरी लूज करनी पड़े। तो इसीलिए रिबेलियन जो हाउएवर द रिबेलियन स्प्रेड, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ये चाह रहे थे कि अभी हम वापस से एक वॉर अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि रिबेलियन अवॉर्ड धीरे धीरे बढ़ता गया और ये मतलब ऐसा नहीं था कि रुक गया, ये धीरे धीरे जैसे मार्च में स्टार्ट हुआ था और विंटर्स तक 1859 के विंटर्स तक ये चलता रहा। उसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर सेट आउट ऑन अ टूर ऑफ द रीजन। द राइट्स प्रिसाइड दिस कैप्चर एज सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उसी दौरान उन्होंने एक स्ट्रेटेजी की कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय उनको दौरे पर भेजा ताकि फार्मर्स को या फिर जो राइट्स या फिर कल्टिवेटर्स जो थे फार्मर्स थे इनको ऐसा लगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ है, उनके दुख दर्द को समझती है। Okay. Also, the magistrate of Ballarat, Ashley Eden, issued a notice to the planters asking them not to force the riots to sign indigo contracts. इसके साथ साथ जो समय के मैजिस्ट्रेट थे बालासाट एशली ईडन, इन्होंने एक नोटिस इशू कर दिया जिसमें कि उन्होंने बोल दिया कि कोई भी प्लांटर्स, बड़े प्लांटर्स यानी रिच प्लांटर्स या फिर ब्रिटिशर्स किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा सकते इंडिगो कल्टिवेटर्स के साथ। ओके, कि उनको मतलब इंडिगो ही ग्रो करनी है। बाय डूइंग सो ही वाज एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट सम गुडविल एंड कंट्रोल द रिबेलियन। और ये जो गेस्चर था ब्रिटिशर्स का, ये सिर्फ उस समय की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए था। ओके, हाउएवर रायट्स सॉ द सपोर्ट एज फॉर द रिबेलियन विद द स्प्रेड ऑफ रिबेलियन मैनी इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कलकत्ता विजिट इंडिगो डिस्ट्रिक्ट एंड रोट अबाउट द पैथेटिक वे कंडीशन ऑफ द रायट्स एंड डेस्पोटिक वेज ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। इसके साथ साथ उस समय के जो लीडर्स थे उन्होंने भी काफ़ी विजिट किया और वहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि कैसे इन लोग बहुत बुरी तरीके से इंडिगो कल्टिवेटर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओके, और जो मैंने बताया कि अभी जो फार्मर्स थे वो इस जो ये नोटिस इशू हुआ तो उससे उनको काफ़ी खुशी हुई कि चलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ है, इन्होंने हमारा दुख तकलीफ समझा और कहीं ना कहीं इस रिवॉल्ट को वहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करी ब्रिटिशर्स ने। Thus many people came to know about the grievance of the indigo cultivators। और इसी दौरान पूरे इंडिया में जो उस समय जो लीडर्स थे, बड़े बड़े इंडियन लीडर्स, तो वो कहीं ना कहीं उनको समझ में आया कि इंडिगो कल्टिवेटर्स कितना सफ़र कर रहे हैं। द रिवॉल्वर ऑल्सो काउंटेड द गवर्नमेंट टू ब्रिंग इन द मिलिट्री टू सेफगार्ड द प्लांटर्स एंड सेटअप में इंडिगो कमीशन टू इन्वेस्टिगेट फर्दर इनटू द सिचुएशन। और इस वजह से ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन सेटअप किया गया जिसमें प्लांटर्स की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, उनके खेतों की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, क्योंकि जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे, जो रायट्स थे, जो छोटे मोटे फार्मर्स थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बड़े बड़े प्लांटर्स के खेत डिस्ट्रॉय कर दिए थे। इस वजह से उन्होंने खेतों में सिक्योरिटी बढ़ाई गई और इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन बिठा दिया गया। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड आस्क्ड देम नॉट टू फोर्स द रायट्स टू साइन ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। और जब कमीशन बैठा तो उन्होंने बोला कि हाँ, जो ये प्लांटर्स थे, बड़े बड़े रिच प्लांटर्स थे, बेसिकली जो ब्रिटिशर्स के इशारों पर काम कर रहे थे, इनका ये बात बहुत गलत थी कि ये जो फोर्सफुली जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे थे।
सो इस वजह से उन्होंने एक इशू नोटिस कर दिया कि अब तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट इनका साइन हुआ अब सब निरस्त हो गए हैं। ओके, सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने, मतलब ऐसा इन्होंने जो कमीशन ने ये फैसला लिया। आफ्टर द ब्लू रिविलियन इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल कोलैप्स्ड एंड द इंडिगो प्लांटर शिफ्टेड देयर बेस टू बिहार। मोर ओवर सिंथेटिक डाइज आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। और तब तक क्या हो गया था, सिंथेटिक डाइज भी मार्केट में आ चुकी थी और जो इंडिगो कल्टिवेशन था वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया था। लोग जो फार्मर्स थे वो इंडिगो कल्टिवेट नहीं कर रहे थे। तो इसका अल्टरनेट भी हो गया था कि 19th सेंचुरी तक डाइज से डिस्कवर कर ली थी। जो डिस्कवरी ब्रॉट सीरियस कंपटीशन एडवर्सली इफेक्ट द बिजनेस ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। और धीरे धीरे इस डाई जो आर्टिफिशियल डाई बनी वो उसने इंडिगो कल्टिवेटर से इंडिगो प्लांटर्स को पूरा ख़त्म कर दिया। कंपटीशन बहुत स्टीफ था और काफ़ी और अगर हम देखें तो नेचुरल डाई से अगर हम सिंथेटिक डाई की तरफ जाए तो सिंथेटिक डाई काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ब्राइट होती है। ओके, हाउएवर द प्लांटर्स वर समहाउ एबल टू एक्सपांड देयर प्रोडक्शन। ओके, और हालांकि प्लांटर जो इंडिगो कल्टीवेट कर रहे थे वो कुछ शिफ्ट हो गए, कुछ इंडिगो कल्टीवेट ही कर रहे थे, तो कुछ उन्होंने जो दूसरे क्रॉप्स थे उनकी तरफ ध्यान दिया। बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जो बिहार की तरफ उन्होंने अपना प्लांटेशन शिफ्ट कर लिया था। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और ये वही समय था जिस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न कर रहे थे। तभी उन्होंने 1917 में चंपारण बिहार में ये विजिट किया। उस दौरान एक और बात हुई थी, जो माइग्रेट हुए थे तो बहुत सारे ऐसे प्लांटर्स बंगाल के ऐसे थे जो बिहार में जाके ठहर गए थे। क्योंकि तो उस समय गांधी जी ने चंपारण विजिट किया जो कि बिहार में सिचुएट करता है। और वहाँ पर उन्होंने उन जो फार्मर्स थे उनके दुख के बारे में सुना कि क्यों आप वहाँ से यहाँ आ गए, क्या रीज़न था। और जब उस इंसिडेंट जो हमारी आज़ादी का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव कहा जाता है चंपारण, क्योंकि वहाँ पर महात्मा गांधी की पहली विजिट थी और वहाँ से उन्होंने जाना कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यहाँ के लोकल फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे इंडिगो कल्टीवेशन की वजह से मतलब दवा बनाने की वजह से कैसे फार्मर्स यहाँ से मतलब बंगाल से बिहार आके सेटलमेंट हो गए अपने यहाँ की ज़मीन छोड़ के। तो ये सारी जब बातें जब गांधी ने सुनी तो काफ़ी उनको लगा कि नहीं, ब्रिटिशर्स काफ़ी गलत कर रहे हैं। और यहीं से जो कहते हैं इंडिपेंडेंस की एक नींव रखी गई थी, इट इज़ नोन एज चंपारण मूवमेंट। जो गांधी जी का चंपारण मूवमेंट यहीं से स्टार्ट होता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, है ना, कि कैसे हमारे इंडिपेंडेंस जो स्टार्ट हुई वहाँ का मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन से वेरियस मूवमेंट्स हुए जिससे कि हमें इंडिपेंडेंस मिले। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।